हेलो दोस्तों, टैक्स सर्जन बायोलॉजी में सभी का स्वागत है। तो शुरू करें हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपका गलत होता है उस टॉपिक की पढ़ाई भी ज़रूर करें। तो चलिए, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसको जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द रेटिना ऑफ नॉक्टर्नल बर्ड्स कंटेन। Retina of nocturnal birds contain option A cones only, option B rods only, option C both A and B, option D either A और B। जल्दी से बताइए, नॉक्टर्नल बर्ड्स के रेटिना में है ना, कौन सा सेल्स इनमें से प्रेजेंट होते हैं, क्या कंटेन किया रहता है? कोन सेल्स यानी कि कोन्स ओनली, रॉड्स ओनली, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। जल्दी से बताइए सही जवाब। तो नॉक्टर्नल बर्ड्स कंटेन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड्स ओनली। क्लियर है? तो नॉक्टर्नल बर्ड्स यानी कि वैसे बर्ड्स जो रात के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके आई के रेटिना में कौन से सेल्स ज़्यादा होते हैं? रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोन्स उनमें एब्सेंट होता है। आपको पता है कि कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन यानी कि कलर परसेप्शन, कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जबकि रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? तो यही कारण है कि आउल जो आप देखते हो है ना, आउल वो दिन के समय में क्या होता है? इनएक्टिव रहता है, दिन के समय में सोया हुआ रहता है और रात के समय में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल इन इट्स रेटिना। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टैकीकार्डिया इज। टैकीकार्डिया क्या होता है? फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, स्टॉप हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। जल्दी से बताइए, टैकीकार्डिया इज। टैकीकार्डिया क्या होता है? फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, स्टॉप हार्ट रेट और नॉर्मल हार्ट रेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फास्ट हार्ट रेट। तो जब हार्ट बीट रेट हम लोग देखते हैं कि मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट होता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। ओके, स्लो हार्ट रेट यानी कि हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, and bradycardia represents the conditions in which heart beats less than 60 times per minute। स्टॉप हार्ट रेट हम लोग देखते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और नॉर्मल हार्ट रेट यू आर नोइंग दैट दैट इज 70 to 72 बीट्स पर मिनट। 70 से 72 बार जब आपकी दिल की धड़कनें सुनाई दे एक मिनट में, तो वो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है। फास्ट हार्ट रेट को टैकीकार्डिया, स्लो हार्ट रेट को ब्रैडीकार्डिया और स्टॉप हार्ट रेट को हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ किडनीज आर। किडनी के इनर लाइनिंग में कौन से सेल्स होते हैं? ऑप्शन ए पोडोसाइट्स, ऑप्शन बी कोएनोसाइट्स, ऑप्शन सी पिनोसाइट्स, ऑप्शन डी नेफ्रोसाइट्स। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या आपको लग रहा है। ऑप्शन ए पोडोसाइट्स, ऑप्शन बी कोएनोसाइट्स, ऑप्शन सी पिनोसाइट्स, ऑप्शन डी नेफ्रोसाइट्स। सेल्स प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ किडनीज आर। जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोडोसाइट्स। तो किडनी के इनर लाइनिंग में हमें स्पेशल इपिथेलियल सेल्स मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। ओके, इन्हीं पोडोसाइट्स सेल का जब आकार बड़ा हो जाता है यानी कि इनमें प्रेजेंट जो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि किडनी फेल हो गया, यानी कि वो अब जो फिल्टर है ब्लड को फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और खासकर जो ब्लड प्रोटीन्स है ना, जिसको फिल्टर नहीं होना चाहिए, वो पोडोसाइट सेल से क्या हो जाता है, आप देखेंगे फिल्ट्रेट में पहुंच जाता है। तो podocyte cells are special epithelial cells that is present in the inner lining of kidney। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी डोडेनम, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। जल्दी से बताइए, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन या इसी का नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी डोडेनम, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। जल्दी से बताइए बच्चों।
जितना फास्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा समय बचा पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हर्ट। तो हर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन। जबकि आप जानते हो कि किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इरिथ्रोपोइटिन, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो किडनी से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। इसके अलावा डुओडेनम यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्रेटिन या कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, है ना। तो ये सब जो है वो आप जानते हो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, तो ये तो ग्लैंड है, मगर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं हमारे अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ग्लैंड नहीं है मगर फिर भी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे किडनी आप देखते हो इरिथ्रोपोइटिन, हर्ट एंड एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन, है ना। हर्ट का जो एट्रियम वॉल है, एट्रियल वॉल है, वो एक खास हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन या ANF हम लोग कह सकते हैं। आप देखेंगे कि इसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है, तो सोडियम का एक्सक्रीशन जो है यूरिन में वो बढ़ जाता है, यानी कि इट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ओके, तो आप देखते हो कि रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन। अब बताइए एंटी फर्टिलाइजिन किस में प्रेजेंट होता है? एग, टेल, ओवम, स्पर्मेटोजोआ। कहाँ प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन? एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन एग, टेल, ओवम और स्पर्मेटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कंटेन्स अ स्पेशल केमिकल which is protein in nature called anti-fertilizin, while egg contain also a chemical which is glycoprotein in nature called fertilizin. हमेशा याद रखिए egg fertilizin और spermatozoa anti-fertilizin. Anti-fertilizin is protein while the egg contains a chemical, fertilizin is a glycoprotein. Next, question number 6. Graphian follicles contain option A oogonial cells, option B corpus luteum, option C theca externa and theca interna और option D corpus albicans। जल्दी से बताइए सही जवाब। Graphian follicles contain oogonial cells, corpus luteum, theca externa and theca interna, corpus albicans। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटर्ना। तो ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसको हम लोग मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं, दैट कंटेन्स फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर्स कॉल्ड थीका एक्सटर्ना एंड सेलुलर लेयर कॉल्ड थीका इंटर्ना। Okay, corpus luteum, you are knowing that it is a yellow body which acts as a temporary endocrine gland responsible for the secretion of progesterone, which is a remnants of Graafian follicles. कॉर्पस एल्बिकन्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आप देखते हो कि कॉर्पस ल्यूटियम वेल लूजेज इट्स येलो कलर्स और गेट डीजनरेटेड, दैट विल फॉर्म्स कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, ओगोनियल सेल्स, you are knowing that from which follicles are developed. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। द जेनेरिक नेम ऑफ टस्क सेल इज, जेनेरिक नेम बताना है टस्क शेल का। टस्क शेल इज एन एनिमल, ओके, और आपको बताना है कि इसका जेनेरिक नेम क्या है। ऑप्शन ए डेंटालियम, ऑप्शन बी कीटोडर्मा, ऑप्शन सी काइटॉन एंड ऑप्शन डी नियोप्लीना। जल्दी बताइए। Generic name of tusk shell. Tusk shell is an animal which belongs to phylum, बताइए, मोलस्का। यस, टस्क शेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए डेंटालियम। डेंटालियम, टस्क शेल, डेंटालियम। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सोटॉक्सिन्स, याद रखें एक्सोटॉक्सिन्स आर रिलेटेड विथ ऑप्शन ए टिटेनस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक्सोटॉक्सिन्स आर रिलेटेड विथ टिटेनस, डिप्थीरिया, कैंसर, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
both A and B, that is option number D, both A and B. Tetanus and diphtheria both are bacterial disease, and certain gram positive bacteria as well as gram negative bacteria secrete a substances, toxins around it, which is responsible for heat stable, or it is responsible for, or it is strongly antigenic in nature. तो एक्सोटॉक्सिन्स या इंडोटॉक्सिन्स ये दो तरह के केमिकल्स होते हैं जो खासकर बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया सरफेस में रिलीज करता है ना, और ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में से कोई भी बैक्टीरिया रिलीज कर सकता है। खासकर टिटेनस और डिप्थीरिया में ये देखा जाता है। और आप देखेंगे कि ये टॉक्सिन्स जो है हीट स्टेबल या स्ट्रांगली एंटीजेनिक इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइमोट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 9 है काइमोट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी डोडेनम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बताइए, ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियास। तो आपको पता है कि काइमोट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम विच गेट कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज्ड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक है काइमोट्रिप्सिनोजेन, और ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन इन अल्कलाइन पीएच। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा ट्रिकी है। आप ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़े, लेकिन आप फिर भी इसका जवाब दे सकते हैं। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी पास्ट लाइफ ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी डिजीजेस कॉजिंग पैथोजेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी पास्ट लाइफ ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी डिजीजेस कॉजिंग पैथोजेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है, भले ही ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट नहीं है मगर ये इजी है, आप ये कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है पहले मैं वो बता दूं, दैट इज ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इथोलॉजी। अब आप क्या देख रहे हो, नन ऑफ द अबव, ये तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम लोग सी ऑप्शन देखें, डिजीज कॉजिंग पैथोजन, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी, है ना। और एंड पास्ट लाइफ ऑफ एनिमल्स, दैट स्टडी इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो आप क्या देख रहे हो, बच गया सिर्फ ये बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आप ये तुरंत आंसर टिक कर सकते हो, है ना। नन ऑफ द अबव जो है ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि जिनको पता होगा कि इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स वही इस आंसर को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा तो वो नन ऑफ द अबव भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपने आंसर्स पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। इस तरीके की पढ़ाई करनी है कि चार ऑप्शन मिलने पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, बाय।